कैसे जान बचा के वहाँ से निकले हैं, वो भी एक अपने आप में कहानी है। तो जोखिम भरा है, इसमें सब किस्म के डेंजर्स हैं, लेकिन जर्नलिस्ट अभी भी अपने पैरों पर खड़े होकर लोगों तक अपनी बात, अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। उसमें कॉरपोरेट्स का, बिजनेस का जो भी प्रभाव, जो भी दबाव उन पर पड़ता है उसको भी झेलते हैं, और जो सरकार के दबाव हैं उनको भी झेलते हैं, और उसमें से ही कुछ न कुछ लोगों तक पहुंचाने की जो हिम्मत है, ये काबिल तारीफ़ है उन लोगों की। और मैं उन सबको एक आपकी सलाम करना चाहता हूं जिन लोगों ने अभी भी इस आवाज़ को, इस झंडे को, अच्छे जर्नलिज्म के झंडे को बुलंद रखा है। सच को जिस नज़र से देखते हैं उसी नज़र से उसको पेश करते हैं। अब आपकी नज़र क्या है, वो कितनी पैनी है, कितना समझती है, ये आप पे डिपेंड करेगा, आपकी ट्रेनिंग पे, आपके एप्टीट्यूड पे, आपके कंसर्न्स में। जर्नलिस्ट अगर सेंसिटिव है और पब्लिक अफेयर्स में उसका मुतालिक है तो बहुत सेंसिटिव ढंग से उसको समझेगा, उसको आगे ले जाएगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अग्रवाल साहब, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्रीडिटेशन देती है जी। मुझे लगता है कि मान्यता समाज से मिलनी चाहिए, समाज देता है पत्रकार को। दूसरी ओर ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड किया जाता है। आपको क्या लगता है कि समाज से मान्यता हमें मिलनी चाहिए या सरकार से मिलनी चाहिए? ऐसा है, उसमें वो जो एक्रेडिटेशन गवर्नमेंट देती है ना, वो तो आपको फैसिलिटेट करने के लिए देती है। सेक्रेटरी में जाना तो आपके पास एक पास है, एक्रेडिटेशन का पास है, या कुछ और फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट कभी कभी कई जगह दे देती है। इससे ज़्यादा उस एक्रेडिटेशन का कोई वैल्यू नहीं है। आपका वैल्यू आपकी सोसाइटी से है। सोसाइटी से ही आपको जो सम्मान मिलेगा, जो मिलेगा, वो एक्रेडिटेशन असल में वही है। लेकिन ये आपको सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए, आपके काम को आसान करने के लिए सरकार की तरफ से जो भी, पहले तो सरकार टेलीफोन बड़े मुश्किल होते थे, तो सरकार की चिट्ठी से ही आप जाके टेलीफोन डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन लेके जाते थे, फीस जमा करवाते थे और टेलीफोन लेते थे। तो इस किस्म की जो छोटी छोटी सरकार की तरफ से हैं, ये बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कोई इसका मायना नहीं है। अगर ये सवाल सम्मान से जोड़ के देखा जाए कि सरकार सम्मानित करे या समाज सम्मानित करे पत्रकार को, दोनों मेरे ख्याल में समाज को, समाज की संस्थाओं को, जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं उनको सम्मानित करना चाहिए। और सरकार के सम्मान की किसी को, पत्रकार को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, उसका तो अपना एक स्थान बना होता है। हिमांशु साहब, दूसरे तरह से इसमें अपने जो बायोडाटा दिया है इसमें लिखा है कि रिपोर्टिंग आपने ग्रामीण रिपोर्टिंग जो की थी। हाँ जी, ग्रामीण पत्रकार। हाँ जी। तो क्या मानते हैं कि आज पत्रकार ग्रामीण तबके की ओर जा रहे हैं या कम हो रहे हैं? क्या क्या मानते हैं? देखिए, किसानों का जिक्र अखबार में होता है जब किसान खुदकुशी करते हैं, या वो सड़कों पे आके रेल लाइनों पे बैठ के घेराव करते हैं। उससे पहले सरकार, पत्रकार उसका कोई ध्यान नहीं देते। अब देखिए, एक अखबार है, उसके पास 20 लाइफस्टाइल रिपोर्टर्स हैं बॉम्बे में, एक भी एग्रीकल्चर पे लिखने वाला आदमी नहीं है उनके पास। आप रूरल इंडिया को, भारत, ग्रामीण भारत को छोड़ दीजिए, वो तो बहुत बड़ा है, वो तो उसकी समझ से बाहर है। और इसका नतीजा क्या निकलता है, जब हम लोग निकलते हैं शहरों से ग्रामीण की, गाँव की तरफ, तो हमें फिर समझ नहीं आता कि ये वोट किधर देंगे। हम फिर देखते हैं, कास्ट का एनालिसिस देते हैं, कुछ और पिछला नतीजा निकालते हैं, फिर उससे निकालते हैं कि ये इलेक्शन का रिजल्ट किधर होगा। और हम अक्सर गलत क्यों साबित होते हैं, क्योंकि हम प्रोसेसेस को नहीं समझते। जिस प्रोसेस से वो चीज़ निकलती है, एक आपके सामने अभी आंदोलन चल रहा है हरियाणा में, आप उस प्रोसेस को अगर समझेंगे तो आप ये कह सकेंगे कि ये इस तरफ जाएगा। तो ग्रामीण समाज के बारे में, वर्कर्स के बारे में, अभी कुछ इसी महीने एक बहुत बड़ी रैली 10 लाख की दिल्ली में हुई थी मजदूरों की। कितने अखबारों में उसका जिक्र आया, कितने टेलीविजन स्टेशन पे उसका जिक्र आया है। आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के कहने पे या अपनी मानसिकता से इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कब तक इसको इग्नोर कर सकते हैं आप? तो एग्रीकल्चर है, रूरल इंडिया है, ग्रामीण समाज है, उसको आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अगर आप हिंदुस्तान को समझना है तो आज भी आपको हिंदुस्तान को गांव में देखकर समझना पड़ेगा। हालांकि शहर 25-30% आबादी शहरों में आ गई है, अगले 50 साल तक आपको बहुत कम गांव मिलेंगे, कम से कम पंजाब, हरियाणा के वेस्टर्न यूपी के एरिया में तो बहुत कम रह जाएंगे। लेकिन आपको उनको समझना तो होगा किसी न किसी तरीके से। सर, जब तक कॉलम मिलता रहेगा जी, जब तक कॉलम मिलता रहेगा तब तक सम्मान सुरक्षित
मुश्किल है, मुश्किल है। अगर if we prostitute ourselves, then we have no respect left. बिल्कुल लगना चाहिए। उसके लिए प्रेस को और लोगों को एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी। देखिए, ये जो न्यूज़ फॉर सेल हुआ था, दिल्ली, बॉम्बे, बाकी जगह से हुआ है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने रिस्क किया है। इलेक्शन कमीशन ने इससे कई बार, ये अपनी चंडीगढ़ में भी, बाकी जगह में भी, ये बहुत कुछ कह चुके हैं। और इन्होंने पीछे से तो मीडिया का एक पूरा साथ ये लिया है कि अगर आपकी कोई रिपोर्ट होगी, उसको हम इंफॉर्मेशन मांग कर उस पर एक्ट करेंगे। भी कौशिक हूँ और अपने बारे में इन शॉर्ट ये है कि मुझे बचपन से ही संगीत से लगाव था, तो इसकी डेवलपमेंट तो वेरियस स्टेजेस में चलती रही। पहले मैं स्टूडेंट एज में फ्रीडम मूवमेंट में था, और फ्रीडम मूवमेंट में हम जैसे आज़ादी के गाने गाते थे। एक तो गाना मुझे अभी याद आता है, हे आज़ादी दे दिया भारत की हो। इस तरह के हम स्टेज पे, और उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी सब एक ही प्लेटफॉर्म से सब हिस्सा लेते थे, तो बहुत अच्छा माहौल था। तो उसके बाद मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर ज्वाइन करी। मेरा ख्याल है मैं रोहतक से तो पहले ही आदमी था एयरफोर्स में, नहीं तो हमारी तो सब आर्मी में जाते रहे। और मेरा ख्याल है फिर पूरे हरियाणा से, हरियाणा तो खैर बाद में बना, पूरा हरियाणा जो है मेरे से पहले शायद एक मामचंद चौधरी एक थे टीम के, वो ही थे चौधरी। तो ऑलमोस्ट मैंने इसमें भी एक आगे बढ़ के हरियाणा का वो मैं तो प्राउड फील करता हूँ। तो उसके बाद मैं वहाँ, क्योंकि ये जो म्यूज़िक की मेरी शुरू से इतना लगाव रहा है, और मैं अपना जो हारमोनियम मेरे साथ रहा है एयरफोर्स के दौरान, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मैं थर्ड लाइन फ्रंट तक गई तो मैं गया ही था, तो हारमोनियम भी मेरे साथ हमेशा होता और वो हमेशा रहा। फिर वायलिन मैंने पिकअप कर लिया अपने आप, वो चलता रहा। तो फिर ये सब बस एक लंबी जर्नी चली। अब आप सोचेंगे मैं म्यूजिक डायरेक्टर कैसे बना, तो मेरे कुछ दोस्त कोलीग्स थे, वो बंगाल के और यहाँ के बॉम्बे के, उनको फिल्म इंडस्ट्री का पता था। और मैं जब ये वहाँ पे एयरफोर्स में जो हमारी एंटरटेनमेंट वगैरह होती थी, जो प्रोग्राम होते, वैरायटी वगैरह शोज, तो मैं अपने नए गाने बना के और गा के, कभी किसी और को सिखा के, वो सब परफॉर्मेंस हम करते थे। तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि आपको तो म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहिए। मुझे तो बाद में समझ आया कि म्यूज़िक डायरेक्शन क्या होती है, कुछ पता होता कुछ नहीं था, और कंपोज करते थे। फिर होते होते बस ये सफ़र चलता रहा। मैं लास्ट में मैं जब जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन था आया, तो वहाँ पे उस्ताद अली अकबर खान साहब, वहाँ उन दिनों रिजाइन है जोधपुर के साथ, वो कोर्ट म्यूजिशियन समझ दिया जो, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि हमने उनको एक बार अपने मैच में इनवाइट किया परफॉर्मेंस के लिए। तो तब मैंने सोचा कि मेरे गुरु होने लायक यही हैं। उससे पहले तो मैं क्लासिकल और फोक और ये सब मैं खुद ही इधर उधर से सीखता ही रहा। तो मैं फिर उनसे कुछ टाइम तक तालीम ली, मेरा ख्याल 4-5 साल तक मैं था जोधपुर। उसके बाद फिर मैं ये, जब मुझे ये पता लग गया कि म्यूज़िक डायरेक्शन क्या होती, तो मैं वो SD बर्मन और जयदेव, ये भी उस्ताद साहब अली अकबर साहब के स्टूडेंट थे। तो मैं उनकी हर मेरी एनुअल लीव में बम्बई में ही गुजारता था, लगभग दो महीने। तो उनमें से 1.5 महीना में वहीं चला जाता था, इनकी रिकॉर्डिंग अटेंड करता था। लाइक दैट मैंने फिर ये सब पिकअप कर लिया। तो मैं
बाद में जब जब मैंने पूरा ये फैसला कर लिया कि अब म्यूज़िक का मेरा इस हद तक पैशन चला गया है कि मुझे अब इस लाइन में ही जाना चाहिए, तो देन मैं कंपैशनेट ग्राउंड पे मैंने एयरफोर्स से रिलीज दिया और मैं 59 ऑनवर्ड मैंने आएगा फिल्म लाइन बम्बई में चला गया। तो वहाँ पे सबसे पहली फिल्म मुझे मिली शहर और सपना। वो सब दोनों एक कार्यक्रम सिनेमा शुरू हो चुका था संगीत वगैरह, तो शहर और सपना की ये सब नॉन स्टार फिल्म थी और 2 बजट होती थी, लेकिन प्रेसिडेंट मेडल विनर थी 1964। पत्रकार साहिबान, वह मेरी दाईं ओर उपस्थित महानुभाव, यहाँ पिछले कुछ समय से बैठा हूँ और ये सोचता रहा कि जब मेरी बारी आएगी तो मैं क्या कहूँ और कितना कहूँ और कैसे कहूँ। ये सवाल इसलिए उत्पन्न हुए क्योंकि मैं पेशे से टीचर हूँ, कोई प्लानिंग से टीचर नहीं बना, इत्तेफाक से टीचर बन गया, बाय चांस। ये मानेंगे आप कि हमारे सबके जीवन में ये जो चांस फैक्टर है इसका बहुत बड़ा रोल है। सच्ची बात तो यह है कि आज मैं यहाँ इस होटल में आपके बीच यहाँ हूँ और एक सम्मान समारोह में भाग ले रहा हूँ, ये भी बहुत इत्तेफाक की और एक चांस की बात है। कुछ शब्द अपने बारे में कहूँगा। मेरा जन्म 1947 से कई वर्ष पहले रोहतक डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में हुआ। मुझे अपने डेट ऑफ बर्थ हालांकि रजिस्टर में ज़रूर लिखी है, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं है कि मेरी वो डेट ऑफ बर्थ सही है या गलत है। मैं उस ज़माने से संबंध रखता हूँ। आप में से हो सकता है कुछ उस वक्त से संबंध रखते हों, ख़ासकर जिनका जन्म गांव में हुआ हो। उस वक्त किस समय किसका जन्म हुआ वो आमतौर पर मालूम नहीं होता था। मेरे पिताजी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे। बड़ी मुश्किल से जीवन में आगे बढ़ा हूँ और बड़ा मज़ा आया है आगे बढ़ते हुए। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि इस प्रकार का जीवन बहुत बच्चे व्यतीत करें, चैलेंजेस का सामना करें और चैलेंजेस से निकलकर आगे बढ़ें। मैट्रिक रोहतक के एक स्कूल से पास करने के बाद मैंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो कि 1956 में बना था वहाँ प्रवेश प्राप्त किया। एक ऐसे कोर्स में प्रवेश पाया जिसमें 4 साल में बीए और बीएड की डिग्री, एक नया एक्सपीरियंस था। उस वक्त जो यूनाइटेड पंजाब की जो गवर्नमेंट थी उसने ये अमेरिकन एक्सपीरियंस से कुछ लिया था। कुछ 4-5 साल ये कोर्स चलता रहा। यहाँ के नौजवान इस कोर्स के करने के बाद परमानेंट रूप से स्कूल में टीचर की नौकरी पाने के काबिल हो जाते थे। उन सबको ऐसी नौकरी दी जाती थी, सरकार देती थी। क्योंकि विश्वविद्यालय के परिसर में आने का मौका मिला तो कुछ मैं और लंबा सोचता था, कुछ स्वप्न रखता था, कुछ बुजुर्गों से और टीचर से ऐसे कुछ संस्कार मिले थे। मेरा सारा जीवन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के परिसर में गुजरा है और आज मेरे नाम के सामने रोहतक लिखा है। सच्ची बात तो ये है कि मेरे नाम के सामने कुरुक्षेत्र लिखा जाना चाहिए था।
मेरी सारी पढ़ाई उस प्रेशर से में है। मेरा तकरीबन सारा जीवन वहीं बीता है। 10-12 साल वहाँ स्टूडेंट रहने के बाद टीचिंग में आया। इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा, अच्छा स्टूडेंट था। इकोनॉमिक्स से मैनेजमेंट आया, मैनेजमेंट से कॉमर्स आया, वहाँ पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा और कोई करीबन 21 वर्ष प्रोफेसर रहने के बाद मैंने रिटायरमेंट के 2.5 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली और कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन किया। ये भी इत्तेफाक से हुआ, ये भी बाई चांस हुआ। इकोनॉमिक्स पढ़ा, ये भी बाई चांस हुआ। कुरुक्षेत्र में गया और कुरुक्षेत्र में रहा, ये भी बाई चांस हुआ। कोई प्लानिंग नहीं थी उस वक्त, शायद इस तरह की प्लानिंग होती ही नहीं थी। पढ़े लिखे लोग कम हुआ करते, खासकर जिनका संबंध गांव से रहा हो। ये भी बाई चांस मुझे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अपने अल्मा मेटर में लौटने का मौका मिला। लेकिन अब यहाँ के कुलपति के नाते जब मैंने कुरुक्षेत्र में वापस आया तो मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना विद्यार्थी था और आज भी हूँ। मैंने कुरुक्षेत्र को बनते देखा है, वहाँ की एक एक ईंट लगते देखी है, एक एक पेड़ को बढ़ता देखा है। आज वो जो कैंपस है वो किस तरह से बना है और कैसे विश्वविद्यालय आगे बढ़ा है वो मेरी नज़रों के सामने होता रहा है। और उसमें जहाँ तक संभव हो सका वो विद्यार्थी होने के नाते या एक अध्यापक प्राध्यापक होने के नाते या एक वाइस चांसलर होने के नाते वहाँ मेरा जो भी कंट्रीब्यूशन है उसका मुझे कोई फ़ख्र नहीं है। मैं समझता हूँ कि हर विद्यार्थी अपने अल्मा मेटर में कुछ ना कुछ करता है, मैं भी करता रहा। तो आप आए इस विषय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल लुप्त हो चुकी हैं और आज अगर देखेंगे तो ये यहीं हम पाएंगे। It's a pleasure meeting you. You've been a student at Kurukshetra. Yeah. So, ये हमारी हिस्ट्री के प्रति जो फीलिंग होनी चाहिए, हिस्ट्री की जो फील होनी चाहिए, वो हमारी नहीं है। तो सोचा ये था एज ए टीचर कि आइए उन चीज़ों को नज़दीकी से समझकर अपने पास्ट का, हमारे हिस्ट्री का, हमारे इतिहास की तरफ हमारी नज़र जाती है। मैं फिर ये कहूँगा कि आज यहाँ इस 5 स्टार होटल के प्रांगण में आकर आपसे मुलाकात में ये सब कुछ कहने का मौका मिला। मुझे बड़ा सुख महसूस हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर मैं कुछ समय और रहता तो उस म्यूज़ियम का स्वरूप कुछ और होता, लेकिन मोटा मोटा अगर आप जहाँ मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप आज तक नहीं गए हैं तो उस म्यूज़ियम में ज़रूर जाएं। मान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को है और एक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स और टीचर्स को है जिन्होंने मेहनत करके जो आज हमारा ये पता नहीं कुछ बुजुर्गों से, टीचर से ऐसे संस्कार मिले हैं कि जहाँ भी काम किया है कमिटमेंट से काम किया है, विज़न से काम किया है और अपने टारगेट्स अपने आप निर्धारित किए हैं। मैं आज कल महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में वाइस चांसलर हूँ। वहाँ भी कुछ इस तरह की बातें अपनी संस्कृति की तरफ हमारा पास्ट क्या था उसकी तरफ हमारी नज़र जाती रहती है। अगर आप में से कुछ लोग कभी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में आना हो तो आप हमारी एक वहाँ गैलरी हमने बनाई है, एक फोटोग्राफी। सबसे पहले तो मुझे ये स्पेस शेयर करते हुए अभी थोड़ी मैं कांप रही हूँ। इतने बड़े बड़े लोग में काम किया पाए, इतने वर्षों उनकी मेहनत से वो आज जहाँ पहुँचे हैं तो उनके सामने मैं तो बहुत ही छोटी हूँ। माफ़ी चाहूँगी मैं आप सब लोगों से कि मैं देर से पहुँची। असल में सुबह ही बम्बई से चली थी तो आने में थोड़ा वक्त लग गया और शुक्रगुज़ार